वेलकम टू एस्ट्रो दीक्षाला। आज हम पारिजात योग के बारे में समझेंगे। बहुत ही स्पेशल तरीके का योग होता है। इस योग में कुछ ऐसा होता है कि इंसान का जो शुरुआती लाइफ होता है बचपन में वो बहुत अच्छा नहीं जाता, लेकिन जैसे जैसे एज आगे बढ़ता है, खास करके मिडिल जब वो एज में पहुंचते हैं और फिर जब वो आगे की जो ज़िंदगी होती है उनकी, वो बहुत ही अच्छी गुजरती है और बहुत ज़्यादा नाम प्रतिष्ठा मिलता है। ऋषि कहते हैं कि जैसे इस योग में होता ये है, पारिजात योग से पारिजात का पेड़ देखा होगा, इसे एग्जाम्पल में लेके समझते हैं क्योंकि कुछ सोच समझ के ही इसका नाम पारिजात रखा गया है। यहाँ पर सबसे पहले तो ये होता है कि इन लोगों को बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता है आगे के जीवन में। कुछ ऐसा ये करते हैं अपने टैलेंट से, इनके अंदर कुछ बहुत ही खास टैलेंट होता है छुपा हुआ, जो आगे इनको काम आता है और सम्मान प्राप्त होता है लोगों से। दूसरा, इनका आगे का लाइफ बहुत ही ज़्यादा खुशहाल और जो इच्छाएं हैं वो पूरी होती है इनकी। एक चीज़ होता है कि शुरुआती लाइफ बहुत अच्छी नहीं जाती, तो इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है लाइफ में, और उस स्ट्रगल के बाद लड़कर अपने लाइफ में ये कुछ बहुत बड़ा हासिल करते हैं। इनके अंदर वो करेज, वो हिम्मत जो है वो देखने को मिलता है इस वजह से। अब यहाँ पर क्या होता है कि एक चीज़ के आप अगर पारिजात के फूल को देखोगे तो वो शाम जैसे रात हो जाता है उसके बाद वो खिलता है और सूर्य उदय होने से पहले वो गिर जाता है, और उसके बाद वही गिरे हुए फूल को भगवान पर चढ़ाया जाता है। पहला एक ही ऐसा फूल होगा जिसे शायद नीचे से उठा कर चढ़ाया जा रहा हो भगवान को। तो कहते हैं कि यहाँ पर ना कि जो पारिजात का फूल होता है वो जैसे बाद में खिलता है जब कोई नहीं खिल रहा, उसी तरीके से इनका एक समय आता है बहुत लेट बाद में। जिस तरीके से लोग जो नॉर्मल फूल होते हैं वो सुबह दिन भर आपको खिलते हुए दिखते हैं, वैसे ही इनकी जीवन होती है कि ये बाद में बहुत सारे तूफान से लड़कर, प्रॉब्लम से जो भी गुजरते हैं बचपन में, उसके बाद ये कुछ बहुत बड़ा हासिल करते हैं। उसके बाद ये खूब खिलते हैं और फिर उसकी जो सुगंध होती है वो दूर तक जाती है। जैसे पारिजात का जो पुष्प होता है वो इतना ज़्यादा सुगंधित होता है कि उस समय जितने भी अगर कोई गुजर रहा होगा वहाँ से तो उसको पता होगा कि यहाँ पर पेड़ है पारिजात का। तो उस तरीके से कोई इनको इग्नोर नहीं कर सकता जब ये खिलते हैं, क्योंकि इनका एक समय आता है जैसे इनका बचपना ख़त्म होता है, ठीक है, जब ये मिडिल एज में पहुंचते हैं उसके बाद से इन्हें कोई इग्नोर नहीं कर पाएगा। इनकी जो टैलेंट है, जो अंदर के जो गुण हैं वो बाहर झलकते हैं, जैसे पारिजात के पुष्प का झलकता है। लेट ज़रूर होते हैं लेकिन इनके जो वो चीज़ें जो लोगों को नज़र आती है, फिर उसके बाद इनको कोई इग्नोर नहीं कर सकता, सब इनको ऑनर करते हैं, जैसे पारिजात के पुष्प का होता है। अब यहाँ पर होता ये है कि जो पारिजात का फूल होता है वो सुबह होने से पहले गिर भी जाता है। यानी ये दिखाता है कि किस तरीके से पुष्प खुद ये दिखा रहा होता है कि अपने ईगो को हटाकर खुद नीचे ख़त्म हो जाना। एक जो लाइफ का साइकिल है उसमें बिना किसी के थ्रू पिक होने के बदले खुद ही यूनिवर्स के जो रूल्स है उस पर ओबे करना। यानी ये लोग उतने ही ज़्यादा स्पिरिचुअल अपने आगे के लाइफ में हो जाते हैं, उतने ही ज़्यादा लेट गो एटीट्यूड, डिटैचमेंट इनके अंदर आने लगता है, जैसे एक पारिजात के पुष्प को होता है। उसके बाद उसे चढ़ाया भी जाता है भगवान के पास। इनकी जो गति होती है वो भी बहुत अच्छी होती है, जिनका ये पारिजात का जो योग है ये बनता है इनके चार्ट में। अब ये योग भी बहुत एक सीक्वेंस में बनता है और वो सीक्वेंस ब्रेक नहीं होना होता है। यानी ये दिखाता है कि किस तरीके से हर एक चीज़ जो है फेवरेबल चार्ट में होना चाहिए, होते जाना चाहिए, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। एक ही चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है। जैसे यहाँ पर पारिजात योग बनता कैसे, अब ये जान लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपका सबसे पहले तो आपको लग्न का स्वामी देखना है। तो जैसे ये एग्जाम्पल चार्ट है, आइंस्टाइन का है, पर हम इसे डायरेक्ट अभी समझने के लिए समझ रहे हैं कि लग्न जो है, ये आइंस्टाइन का चार्ट है। लग्न, यहाँ पर लग्न में जेमिनाई लिखा हुआ है, ठीक है। तो लग्न का स्वामी कौन हुआ? बुध हुआ, मर्क्यूरी, बिकॉज जो जेमिनाई है उसके जो लॉर्ड है वो जेमिनाई के लॉर्ड मर्क्यूरी बनते हैं। तो लग्न का जो स्वामी है वो यहाँ बुध है। तो सबसे पहले बुध को आपको अंडरलाइन करना है, या समझ एक साइड में रखना है कि हाँ बुध इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब बुध जहाँ बैठा हो इनके चार्ट में, ये यहाँ पर 10th हाउस में बैठा है, कहीं पर भी बैठ सकता था बुध, तो यहाँ पर 4th हाउस में बैठा है। तो अब होता ये है कि जो लग्न का स्वामी होता है, ये जो योग बनता है पारिजात योग, ये एक सीक्वेंस में बनता है जिसमें जो प्लैनेट्स, जो हम काउंट करेंगे प्लैनेट्स, वो प्लैनेट्स या तो केंद्र में बैठे हो, यानी 1 4 7 10 में बैठे हो, या फिर त्रिकोण में बैठे हो 5 9
वन, अब वन तो हम केंद्र में भी ले रहे हैं, तो या तो फिर 1, 4, 7, 10, 5 और 9 इन हाउसेज में कहीं पर भी ये बैठे हो सीक्वेंस में, जैसे जैसे हम लेंगे ये होना चाहिए। मतलब ये घर बहुत इंपॉर्टेंट है, केंद्र और ट्राइन, बस इसे याद रखना है। दूसरी चीज़, अगर मान लो कि ये ट्राइन में ना बैठे हो या केंद्र में नहीं भी बैठे हो, तो या तो ये अपने घर में बैठे हो अपने ओन साइन में, या फिर ये एग्जॉल्टेड हो। ठीक है, तो एग्जॉल्टेशन साइन या फिर ओन साइन या फिर केंद्र और त्रिकोण में, ठीक है, इनमें से कहीं पर भी बैठे तो ये योग बनता है। अब होगा ये कि सबसे पहले असेंडेंट, लग्न का लॉर्ड कौन बन रहा है? बुध बन रहा है। तो अब देखना है कि बुध जो है इसे अंडरलाइन करना है और देखना है कि कहाँ बैठा है, क्या ये योग बना रहा है। तो बुध जो है यहाँ पर केंद्र में बैठा है 10th हाउस में, तो इसे हम अंडरलाइन करेंगे तो हाँ, ये एक फर्स्ट जो था ये फुलफिल होता है। उसके बाद लग्न का जो डिस्पोजिटर है, तब लग्न यानी लग्न लॉर्ड का जो डिस्पोजिटर है यानी बुध जो है, बुध जहाँ बैठा है उस वो जिस साइन में बैठे होंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पर 12 लिखा हुआ है तो ये गुरु का साइन है, पाइसेस है, तो गुरु अब कहाँ बैठे हैं ये इंपॉर्टेंट है, यानी बुध का डिस्पोजिटर बनेंगे गुरु। तो गुरु यानी जुपिटर यहाँ पर ट्राइन में 9th हाउस में बैठे हैं, तो ये भी फुलफिल कर रहा है। अब यहाँ पर गुरु जब आप देख लेते हो तो अब गुरु का जो अब गुरु यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो गुरु को भी अंडरलाइन करना है। गुरु का जो डिस्पोजिटर है यानी गुरु जिस साइन में बैठा है वो शनि बनता है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है गुरु का डिस्पोजिटर, तो आपको इसका जो डिस्पोजिटर है वो कहाँ बैठा है देखना है। तो गुरु का डिस्पोजिटर शनि बन रहा है, शनि बैठा है बुध के ही साथ केंद्र में बैठा है, तो ये यहाँ पर योग बन जाता है। अब ये जो योग है ये यहाँ पर तो सक्सेसफुली हो रहा है पारिजात योग, पर इसे नवांश में भी देखना होता है। जैसे अभी यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है हमारे लिए कि नवांश में आप देखोगे क्या, तो जो लग्न का जो लॉर्ड है बुध, उसका जो डिस्पोजिटर है गुरु, गुरु का डिस्पोजिटर तो आपने देखा लग्न में, अब वही गुरु का जो डिस्पोजिटर आपको नवांश में मिलेगा वो भी इम्पोर्टेंट है। मतलब गुरु जो लग्न के लॉर्ड का जो डिस्पोजिटर है उसका डिस्पोजिटर D1 में और D9 में कौन है ये देखना ज़रूरी है। तो जैसे गुरु जो लग्न लॉर्ड का डिस्पोजिटर बन रहा है वो शनि उस साइन में, शनि के साइन में बैठा है, तो वो केंद्र में बैठा था। अब नवांश में देखना है कि वही गुरु नवांश में कहाँ बैठा है। अब वो जिस साइन में बैठेगा, यहाँ स्कॉर्पियो साइन में बैठा है तो ये मंगल का साइन है। अब मंगल D1 में आपको देखना है कि ये बैठा है कि नहीं, पारिजात योग बना रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर मंगल जो है यहाँ पर अष्टम में बैठा है, 8th हाउस में बैठा है, लेकिन उच्च का बैठा है, एग्जॉल्टेड। तो जैसे कि पारिजात योग में होता है या तो अपने घर में या तो एग्जॉल्टेड या तो केंद्र या ट्राइन में बैठा हो, तो ये यहाँ पर एग्जॉल्टेड बैठा है, तो ये बनता है पारिजात योग, जो कि आइंस्टाइन के चार्ट में भी बन रहा था। अब यहाँ पर ये तो एक है, यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें हैं जो देखने लायक होती है कि जैसे यहाँ पर बन रहा है तो यहाँ पर आप देखोगे कि बुध जो है, जैसे आप देखोगे लग्न लॉर्ड नीच भंग हो रहा है बुध का, तो ये भी कुछ कुछ चीज़ें हैं। जब पारिजात योग के साथ कुछ कुछ योग और भी जुड़ते हैं तो वो उतना ही ज़्यादा और बलवान भी बनता है। जैसे पारिजात योग का एक खासियत भी है कि अगर मान लीजिए कि कोई प्लैनेट, जैसे कहते हैं कि जिसका डिग्री बहुत हाई हो जाए, जिसका बल अवस्था सही नहीं बैठा हो, बहुत लेट डिग्री में हो, तो उसे जैसे बलहीन, उतना बल नहीं होता, बहुत कुछ कर नहीं पाते, ये मानते हैं। लेकिन अगर वो पारिजात योग में बैठ रहे हो, वो प्लैनेट आ जाए, जैसे मान लो कि चंद्रमा 29 डिग्री का है, तो हम मानते हैं कि मतलब ठीक है इसमें उतना चीज़ें करने के लिए, या फिर मान लो बुध जो है वो 29 डिग्री में बैठ जाए, तो जब डिग्री बहुत हाई होता है तो वो उतना असर नहीं देता उस घर का, ऐसा कहते हैं। लेकिन जब अगर ये पारिजात योग में आ जाए तब वो प्लैनेट भी स्ट्रांग हो जाता है, मतलब उसमें डिग्री का भी वो असर जो है कि वो नहीं होना वो भी हट जाता है। सो इतना स्पेशल होता है पारिजात योग। इवन अब यहाँ पर जैसे उच्च का प्लैनेट है और 8th में हो रहा है, तो ये भी बहुत ज़्यादा दिखाता है, मतलब जो प्लैनेट बन रहा हो वो किस घर में बैठा है उससे भी पता चलता है कि किस चीज़ में इनका वो होने वाला है। अब अगर हम ये दूसरा चार्ट जो है ये बिल गेट्स का चार्ट है। अब इस चार्ट में भी अगर हम देखेंगे तो लग्न का लॉर्ड जो है ये बुध ही बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, मर्क्यूरी। अब मर्क्यूरी यहाँ पर 4th हाउस में बैठा है, केंद्र में बैठा है। अब ये उच्च का बुध है, ठीक है, अपने ही घर में बैठा है, उच्च का बुध है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अब अगर हम इसका डिस्पोजिटर देखेंगे तो वो खुद बुध ही बन रहा है, तो यहाँ हमें देखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ सिर्फ बुध जो है वो इम्पोर्टेंट बन गए बहुत ज़्यादा। अब
यहाँ पर बुध जो है नवांश में किधर बैठे हैं वो देखना है, ठीक है। अब नवांश में बुध यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब नवांश में ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि वो प्लैनेट जो है आपके वो केंद्र में ही हो, लेकिन उसका जो स्वामी है, ठीक है, वो जो है मतलब जो डिस्पोजिटर है वो यहाँ पर केंद्र में बैठे, वो ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे बुध जो है यहाँ पर केंद्र में ही है, लेकिन इसका जो साइन बन रहा है वो चंद्रमा बन रहा है। अब वही चंद्रमा यहाँ पर केंद्र में बैठा हुआ है। अब ये चंद्रमा और बुध यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन से प्लैनेट पारिजात योग बना रहे हैं। जैसे यहाँ पर बुध, शनि, गुरु और मंगल 4 प्लैनेट्स बना रहे थे। यहाँ पर 2 बुध और मंगल, बुध और चंद्रमा, ये दोनों मिलकर पारिजात योग बना रहे हैं स्ट्रॉन्ग। अब होता क्या है ना कि कोई भी जो चार्ट है, ठीक है, उसमें एक और चीज़ बहुत मायने रखता है कि कितना स्ट्रॉन्ग वो कॉम्बिनेशन नवांश में भी अगर बन जाए। तो जैसे यहाँ देखोगे तो लग्न का स्वामी यहाँ पर ट्राइन में बैठा है, फिर उसका जो डिस्पोजिटर है वो भी लग्न में बैठा है, तो ये यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है लग्न, जो आइंस्टाइन के चार्ट में है। यानी वही योग अगर नवांश में भी दिख जाए तो वो और ज़्यादा बलवान और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और जो प्लैनेट पारिजात योग फुलफ़िल करते हैं वो उस टाइम में, उस पीरियड के बाद से एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ और वो होने का दिखाते हैं। सो यहाँ पर जैसे बिल गेट्स के चार्ट में भी है, आइंस्टाइन के चार्ट में भी बन रहा था। अब एक और बार इसको रिकैप कर लेते हैं कि जैसे असेंडेंट का लॉर्ड होगा, लग्न का कोई लॉर्ड आपका होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर बुध बन रहा था, ठीक है, मर्क्यूरी, तो उसको पहले पकड़ना है और उसको आप पहले नोट कर लो कि हाँ लग्न का लॉर्ड बुध है। किसी का यहाँ पर शुक्र हो सकता है लग्न का लॉर्ड, यहाँ पर अगर 2 नंबर हुआ, ठीक है, सेकेंड नंबर, तो वो टॉरस होगा, उसके स्वामी शुक्र बनेंगे। वैसे ही अगर यहाँ पर एक्वेरियस है लग्न का लॉर्ड तो शनि बनेंगे, तो शनि। अब तो यहाँ पर सबसे पहले वो स्वामी, जैसे यहाँ बुध है तो बुध लिखेंगे, फिर उसके बाद उसका जो डिस्पोजिटर है कहीं तो बैठे होंगे जहाँ पर लग्न लॉर्ड बैठते हैं, उसको पाका लग्न भी कहते हैं। उसके जो स्वामी मतलब वो जो डिस्पोजिटर होंगे, जो लग्न लॉर्ड का जो डिस्पोजिटर होगा, जैसे यहाँ पर गुरु बन रहे थे क्योंकि ये पाइसेस साइन में बुध बैठा है लग्न का लॉर्ड, तो उसको उस सबसे पहले गुरु को यहाँ पर लिखना है, ठीक है, कि गुरु भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, वो कहाँ बैठे हैं, वो केंद्र में बैठे हैं कि नहीं। उसके बाद गुरु जो डिस्पोजिटर का भी जो डिस्पोजिटर हो, ठीक है, वो कहाँ बैठे हैं, तो जैसे यहाँ शनि है तो वो बैठे हैं, ठीक है, साथ में केंद्र में बैठे हैं, तो वो नोडान। फिर उसके बाद डिस्पोजिटर का डिस्पोजिटर, मतलब यहाँ डिस्पोजिटर का जो डिस्पोजिटर नवांश में बन रहा है उस वो भी कहाँ बैठा है, D1 में, लेकिन चेक करना है वो आपको यहाँ पर, ठीक है। फिर अगर नवांश में भी वो अच्छे बैठे हैं तो ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, लेकिन चेक उसको D1 में करना है सबसे पहले पारिजात योग को फॉर्म होने के लिए। अगर D1 में बनता है तो वो बन रहा है, पारिजात योग फुलफिल होगा। अब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा अगर नवांश में भी हो गया तो उसका बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा 3 टाइम्स ज़्यादा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा तब। अब ये होता ही है कि इनके साथ प्रॉब्लम्स बचपन में आती ही है, तो बहुत ऐसे लोग होंगे जिनके चार्ट में बन रहा होगा लेकिन शुरुआत में लाइफ में इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स झेलने को मिलता है। अब एक और चीज़ है कि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी होता है कि दिशा बल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। मतलब कई बार अगर जो प्लैनेट मतलब जो भी योग बनाते हैं कोई भी ग्रह, अगर उसका दिशा का जो बल है, ठीक है, जैसे बुध और गुरु को लग्न में दिग्बली प्राप्त होगा, फिर शनि को सप्तम में होगा, उस प्रकार आपको जो सूर्य है, ठीक है, और मंगल है उनको 10वें घर में होगा, शुक्र चंद्रमा को 4थे घर में होगा। तो ऐसे जो दिग्बल मिलता है प्लैनेट्स को, अगर कोई भी योग, सिर्फ पारिजात ही नहीं, कोई भी योग में अगर दिग्बल भी जुड़ जाए कि ये प्लैनेट दिग्बली भी हो रहा है उस योग को फॉर्म करते हुए, तो उस प्लैनेट के गुण बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आते हैं और उस टैलेंट की वजह से इंसान बहुत आगे जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है एक चीज़ देखना कि ये जो पारिजात योग है ये कंटिन्यूटी में बने, ठीक है। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ महसूस किया होगा कि यहाँ पर स्पेशल क्या है कि लग्न का जो स्वामी है, आप देखो कि लग्न का स्वामी जहाँ बैठा है उसका डिस्पोजिटर, इवन डिस्पोजिटर का भी डिस्पोजिटर, और वो डिस्पोजिटर नवांश में भी जो है उसका भी जो डिस्पोजिटर है वो लग्न में अच्छा बैठे। यानी आप देख रहे हो वो सीरीज़, वो सीक्वेंस की जो इंसान है, क्योंकि लग्न लॉर्ड आप खुद हो, आपका खुद का इंटेलिजेंस है, तो जब उसका डिस्पोजिटर भी सही बैठता है, ठीक है, केंद्र में आपको फल देने वाला होता है, उसका डिस्पोजिटर भी अच्छा बैठता है, इवन वो नवांश में भी जहाँ बैठा है उसका भी स्वामी लग्न में अच्छा बैठता है, तो आपको बहुत ज़्यादा, आपके इंटेलिजेंस को बहुत ज़्यादा बली कर देता है।
देता है। तो आपके पास इतना सेल्फ वर्थ होगा, मतलब इंसान के पास इतनी शक्ति होती है, इतना कैपेबिलिटी होता है, इतना टैलेंट होता है कि वो अपने जितने भी प्रॉब्लम्स है ना उन सबको हरा कर आगे बढ़ता है। इसीलिए ये इस तरीके से काम करता है। तो ये सीक्वेंस है, ये पारिजात योग अगर कहीं पर खंडित भी होता है, जैसे ऑफ कोर्स हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का बन रहा हो, लास्ट में आते आते जो लास्ट प्लैनेट है या कोई एक प्लैनेट बस नहीं बैठा है, बलवान नहीं है, जिसकी वजह से वो हो रहा हो कि वो नहीं बन रहा है पारिजात योग। अब ज़रूरी नहीं कि हर योग हर चार्ट में बने, क्योंकि वो हर एक योग का कुछ रहता है कि वो कब कैसे हो रहा है। ज़रूरी नहीं है जिसके चार्ट में पारिजात योग नहीं है उसको सफलता नहीं मिलेगी, पर इसका तरीका अलग है। इसमें इंसान खुद से अपने बलबूते पर चीज़ें करता है। बचपन में प्रॉब्लम्स होती है तो वो एक चीज़ें हैं जो सबके चार्ट में नहीं बनेगी, पर जिनकी बनती है उनके साथ ये होता है। पर अगर कोई प्लैनेट, मान लो कि ऐसा योग अगर आप देख रहे हो और कोई एक प्लैनेट रह जा रहा है लास्ट में होते हुए, तो वो प्लैनेट के जो देवता हैं उनकी पूजा करने से आपको फ़ायदा ज़रूर होता है उस दशा में, उन चीज़ों में। तो जब भी कोई आपको दिखे पारिजात योग, जब आप अपने चार्ट में भी देखो, वहाँ पर अगर कोई एक प्लैनेट है या कोई बहुत थोड़े से के लिए पारिजात योग रह जाए किसी एक प्लैनेट की वजह से या नहीं बैठने की वजह से, तो उस प्लैनेट के जो देवता हैं उनकी पूजा करने से, उस प्लैनेट को अपने अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने से, वो भी अच्छे वे में, मतलब उसकी जो भी गुड क्वालिटीज़ है, अच्छी क्वालिटीज़ है उस प्लैनेट से जुड़ी हुई, अगर वो अपने ऊपर आप अडेप्ट करते हो तो आपको वो बेटर और अच्छा रिजल्ट्स देता है। जो वहाँ पर प्रॉब्लम दे रहा था, जो मतलब वहाँ पर कट हो रहा है, वो योग नहीं बन रहा है, पर एटलीस्ट वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट फिर भी देगा अगर आप वहाँ पर उस प्लैनेट के गुड क्वालिटीज़ को लेते हो तो इस तरीके से हम पारिजात योग देख सकते हैं। इसे कल्पद्रुम योग भी कहते हैं। ये एक सीक्वेंस पे बनता है जिसको फॉलो करना ज़रूरी है, सारे स्टेप्स बहुत ज़रूरी है, इसमें से कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि फ्रेंडली हाउस में बैठे हों तो चल जाए, नहीं, अपने घर के होनी चाहिए या फिर एग्जॉल्टेड होनी चाहिए, ठीक है, या फिर वो केंद्र और ट्राइन में बैठे, ठीक है, तो भी वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो यानी इस तरीके से वो योग बनने चाहिए और कहीं पर भी ये खंडित ना हो, ये इम्पॉर्टेंट है।